हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आज का टॉपिक रहेगा जी रिकंस्ट्रक्शनिज्म। कई जगह पे इसको रिकंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है। ओके, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है। इससे पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म और पेरिनियलिज्म हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक और चीज मैं आप लोगों का सिलेबस कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग तो मतलब क्या वो डिमांडिंग ही होते जा रहे हो। कोई कह रहा है कि ज्यादा क्लासेस डालो, कोई मतलब कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्दी का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोग पहले तो पढ़े नहीं, अब एग्जाम आने वाला है तो 10 दिन में सारा का सारा रवीना मैम करा दें। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, बट इतना डिमांडिंग भी मत होइए कि आप खुद मेहनत करना छोड़ दें। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम दे के आना है और ट्रस्ट मी बहुत अच्छे लेवल का पेपर है। मैंने कल परसों ही देखे, एक दो पीवाईक्यूज मुझे मिल गए, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो एक दो पेपर मुझे मिले थे जो क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस भी। कोई कह रहा है हर क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, इट्स नॉट पॉसिबल ना। पहले सब्जेक्ट जो सिलेबस है आपका वो तो करवा दूं, क्योंकि अगर सिलेबस के बारे में ही आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या कर लोगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे भी क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगेगा, सो वो फिर वही कि रोज क्लासेस ना हो पाना। ठीक है, सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। पहले जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा पीवाईक्यूज भी करेंगे। और अभी तो आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी 100 से ऊपर वीडियोस हैं, आप वो देखिए, नोट्स बनाइए उनके। और जो स्पेसिफिकली देखिए, एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको ये शुरू होने से पहले। जो आपका सिलेबस में मेंशन है ना, मैंने देखा आपके सिलेबस में कुछ एक पर्टिकुलर थियरीज मेंशन है। ठीक है, THEORI, ठीक है, यस थियरीज। तो कुछ एक स्पेसिफिक थियरीज मेंशन है, जैसे पियाजे की थियरी है डेवलपमेंट की। सो इन्होंने डेवलपमेंट की बाकी थियरीज का नाम नहीं लिखा है, लेकिन बाकी से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो मेक श्योर अगर डेवलपमेंट की थियरीज बोल दी तो सारी डेवलपमेंट की थियरीज करें। लर्निंग की थियरीज में भी इन्होंने 3-4 का नाम दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बाकियों से भी आते हैं। ठीक है, और कई बार बाकियों से ना भी आए तो बाकी अगर आपको आती हैं सो एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। सो जितना मैंने जो एटलीस्ट जो मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आप मेक श्योर देख के जाएं। बहुत अच्छे लेवल का पेपर आपका आएगा, आप बोलेंगे कि ये क्या ही आ गया। ठीक है, सो वो देख लीजिएगा। मुझे अच्छा लगा पेपर, इनफैक्ट मुझे नेट से भी बढ़िया पेपर लगा। सो मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे से फिलोसफी पूछी हुई है। सो अच्छे से पढ़ना है और अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से जितना बन पड़ रहा है मैं करवा दूंगी टाइम निकाल निकाल के, बट स्टिल काम आपको पढ़ना है, पेपर आपको दे के आना है। सो पढ़ना आपका ज्यादा जरूरी है। ओके, तो जितना करा रखा है एक बार उतना तो कीजिए। मतलब मैं कितना भी करा दूं आप लोगों को कम ही लगता है। पता नहीं आप लोग क्या इंस्टेंटली कर लेते हो या सारा ही आता है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही ऐसे बार बार वही चीज आप बोलते रहें, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली बार बार कोई बोलता है ना करा दो करा दो करा दो, तो मुझे ज्यादा इरिटेशन होती है, फिर मेरा मन करेगा मैं छोड़ ना दूं कहीं। सो इसलिए मैं करवा रही हूँ, शांति से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताइए। ओके, सो रिकंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। फ्री में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। रिकंस्ट्रक्टिविज्म, तो देखिए रिकंस्ट्रक्ट यानी कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से बनाना है, ऐसा कुछ साउंड कर रहा है। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्टिविज्म क्या है जी? एक फिलोसॉफिकल थियरी है होल्डिंग दैट सोसाइटीज जो हैं शुड कॉन्टिन्यूअली, जो कॉन्टिन्यूटी में रिफॉर्म करते रहना चाहिए सोसाइटीज को, अपने आप को। अगर आप बार बार रिफॉर्म करते रहेंगे तो जो पहले की कमियां हैं उनको पूरा करते रहेंगे और धीरे धीरे करके आप मोर परफेक्ट गवर्नमेंट या मोर परफेक्ट सोशल नेटवर्क की तरफ बढ़ेंगे। सो आपको जो भी चीजें हैं उनको रिफॉर्म करना, रिकंस्ट्रक्ट करते रहना चाहिए। इसीलिए बहुत बार इसको रिकंस्ट्रक्टिविज्म की जगह सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म या फिर रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी बोला जाता है। ओके, आई होप आपको नाम से क्लियर हो गया वो टॉपिक। तो जो सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म, जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है अपना, ये एक फिलोसफी है जो कि एम्फेसाइज करती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को जो सोशल लेवल पे हैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस करें ताकि हम एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर वर्ल्ड और वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम डेमोक्रेसी जो है वो स्थापित कर पाए। ओके, सो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट जो है, यानी जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म को या रिकंस्ट्रक्टिविज्म की फिलोसफी को फॉलो करते हैं, वो जो है उनको हम रिकंस्ट्रक्शनिस्ट बोलेंगे। ओके, तो
तो वो जो एजुकेटर्स हैं वो फोकस करते हैं करिकुलम पे जो कि सोशल रिफॉर्म्स को हाईलाइट करता है। मतलब आप एम्स ऑफ एजुकेशन में, जो आपके एम्स ऑफ एजुकेशन है, उनमें आप किस चीज पे फोकस करेंगे? आप फोकस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं, सोसाइटी के लेवल पे क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको हम फोकस करें और कैसे फिर हम उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम उनको दोबारा से फॉर्म में ला सकते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वो चीजें जो है आपके एम ऑफ एजुकेशन में होनी चाहिए। ये नाम याद रखिएगा, थियोडोर ब्रेमेल्ड। क्वेश्चंस में नाम कई जगह पे आपको दिखेंगे, जब क्वेश्चन कराऊंगी तब भी देखिएगा। तो थियोडोर ब्रेमेल्ड जो है 1900, ये याद रखने की जरूरत नहीं है डेट आपको, ये इनकी इस तरीके से डेट दी हुई हो, मतलब ये 1904 में जन्म हुआ था इनका और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सो थियोडोर ब्रेमेल्ड जो है वो फाउंडर है जी सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म की। इन द रिएक्शन, कब? जब जो है रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हमारे सामने आती है, वर्ल्ड वॉर 2 आ जाती है, उसके रिएक्शन में इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की थी कि सोसाइटी को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है। ओके, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया पोटेंशियल फॉर ईदर ह्यूमन एनिहिलेशन through technology and human cruelty or the capacity to create a beneficent society using technology and human compassion। तो कैसे टेक्नोलॉजी को human compassion का इस्तेमाल करके हम एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। जॉर्ज काउंट जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि एजुकेशन जो है वो एक तरीका बन सकती है नया सोशल ऑर्डर लाने का, यानी हम नए तरीके से चीजें अगर करना चाह रहे हैं तो हमें एजुकेशन में बदलाव करने पड़ेंगे, वो जॉर्ज ने बोला। तो ये दोनों ही रिकंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होने चाहिए। 5 मेजर टेनेट्स की बात हो रही है, यानी बेसिकली टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल्स लगा लीजिए, कुछ एक सिद्धांत लगा लीजिए, या ये लगा लीजिए कि ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये सारी की सारी फिलोसफी जो है वो बेस्ड है। ओके, सोसाइटी एंड एजुकेशन रिक्वायर कॉन्स्टेंट रिकंस्ट्रक्शन। तो सोसाइटी और एजुकेशन दोनों को ही कॉन्स्टेंटली रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। अगर हम एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ओके, प्रोग्राम्स जो हैं, जो भी पढ़ाए जा रहे हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी होने चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, इन सब का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, चैनल के ऊपर आप देख लीजिएगा। ओके, एजुकेशन इज बीइंग यूज्ड टू बिल्ड अ न्यू सोशल ऑर्डर एंड एजुकेट इंडिविजुअल्स इनटू न्यू सिटीजनरी बिहेवियरल रोल्स। सो एजुकेशन जो है वो एक नए सोशल ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है। आप इंडिविजुअल्स को एक अच्छा सिटीजन बनाइए, एक अच्छे सिटीजन जैसे बिहेवियर उनका होना चाहिए। सो उस तरीके से आपको एजुकेट करना है और उसकी वजह से सोसाइटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। A rationally educated humankind can direct the process of social and conscious evolution। तो अगर हम एक रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से एजुकेट करेंगे हमारे जो ह्यूमन काइंड है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को, जो हमारी सोसाइटी में है, उनको अगर हम लॉजिकली एजुकेट करेंगे तो हम एक डायरेक्ट किसकी, मतलब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, फिर हम एक अच्छे सोशल लेवल की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छे इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कॉन्शियसली इवॉल्व हो रहे हैं हम कि कैसे प्रोग्रेसिवली हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। Okay, educational socialization must now be both globalist and futuristic in its orientation। So educational level पे socialization का लाना बहुत जरूरी है। So education में socialization पढ़ाना और socialization को include करना एक अच्छा global level पे और futuristic orientation हो सकता है। Okay? सो रिकंस्ट्रक्टिविज्म जो हमने अभी पढ़ा वो एक देखा जाए तो कंप्लीटली फुल्ली डेवलप्ड फिलोसफी ये नहीं है। बहुत सारे राइटर्स का तो ये भी कहना है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंशन है प्रोग्रेसिविज्म का, यानी आप प्रोग्रेस की तो बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं तो। और प्रोग्रेसिविज्म जो है वो प्योर किसके ऊपर है? प्योर फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड है, राइट। इसीलिए जो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर हैं वो सेम हो जाएंगे। कैसे? अगर हम पूछें कि ऑन्टोलॉजी क्या होगी रिकंस्ट्रक्टिविज्म की, सो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रियल, क्या सच है? सो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट एग्री करते हैं दैट एवरी डे या जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं वो सारे के सारे क्या है? रियल हैं। ठीक है, तो जो चीजें आप फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो रियल हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन देखेंगे कि सच क्या है फिर, या हम कैसे सच को जान सकते हैं। सो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट क्लेम करते हैं कि ट्रुथ इज व्हाट वर्क्स। तो जो काम कर जाए वो ट्रुथ है। जब हम ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं तो हम ट्रायल एंड एरर के थ्रू सच तक पहुंचते हैं और वो सच जो हमारे लिए काम कर जाए, बेसिकली जो काम कर जाए वो हमारे लिए सच होगा। ओके, एक्सियोलॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा कि गुड या ब्यूटीफुल क्या है? एक्सियोलॉजी में हम ब्यूटी की, एस्थेटिक्स की बात कर रहे थे ना। सो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट का आंसर क्या है इसके लिए कि जो भी पब्लिक का कंसेंसस है वही अच्छा है, यानी जो मेजॉरिटी बोल रही है, जिसके लिए पब्लिक सहमत है,
वही क्या है, हमारे लिए गुड है और ब्यूटीफुल है। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चंस किसने आंसर किए, ये वो राइटर्स बात कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की जो प्रोग्रेसिविज्म का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट मानते हैं रिकंस्ट्रक्टिविज्म को। सो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं यूटोपियन फ्यूचर में। सो यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन बेसिकली ऐसी कोई चीज के लिए आप बोल रहे हैं जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल दिख रही है, मतलब आप ओवर अच्छा कहीं ना कहीं, सो कि वो इतना मतलब दूर से देखने में इम्पॉसिबल है, आप इतना अच्छा करना चाह रहे हैं उस चीज को। सो तो रिकंस्ट्रक्शनिस्ट बोल रहे हैं कि यूटोपियन फ्यूचर जो है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैसे हम चीजों में इंटरवीन करेंगे और कैसे हम डायरेक्ट बदलाव लेके आएंगे सोसाइटी के अंदर। ये बिलीव करते हैं कि स्कूल में हमें बच्चों को इस तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो सोशल एक्टिविस्ट बने। किसके जैसे? जो भी हैं, जैसे गांधी थे, मार्टिन लूथर किंग, राल्फ नाडर या जैसे जैक्सन। सो ये लोग जो थे, इनकी आइडियोलॉजीज पढ़ाई जानी चाहिए। ये इस तरीके के हमें सोशल एक्टिविस्ट बनाने के लिए बच्चों को ट्रेन किया जाना चाहिए, तभी वो सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। रिकंस्ट्रक्शनिस्ट बिलीव करते हैं कि हम रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, क्योंकि लाइफ मतलब सोसाइटी से ही कनेक्ट होगी ना लाइफ भी कहीं ना कहीं। अब हम स्कूलिंग का पर्पस देख लेते हैं जी। सो क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे हम सारे कल्चरल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड रिकमेंडेड चेंज एंड रिफॉर्म एज नीडेड। तो जो भी हमें चेंज, पहले हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे क्या क्या दिक्कतें, उस हिसाब से हम चेंज को रेकमेंड करेंगे। टू टीच स्टूडेंट्स एंड पब्लिक नॉट टू सेटल फॉर व्हाट इज। तो हमें बच्चों को और पब्लिक को ये सिखाना है, क्योंकि बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे तो वो पब्लिक में इंक्लूड होंगे ना। सो जो स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक है, हमें उनको ये नहीं सिखाना कि क्या है, मतलब जो है उसी में ही आप सेटिस्फाइड हो जाएं। ये बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या बेटर हम कर सकते हैं, उसके बारे में ड्रीम करने के बारे में सिखाना है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बिकम एजेंट फॉर चेंज। हमें बच्चों को चेंज, बदलाव के जो एजेंट्स हैं वो बनाना चाहिए, क्योंकि कल को बच्चे जब बड़े होंगे तो वो सोसाइटी में जाएंगे और अडल्ट्स बनेंगे, और वहां से मतलब वो भी तो फिर बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन होंगे ना। सो वो ऑलरेडी थिंकिंग और सिचुएशंस मैच करते होंगे, इसलिए हमें स्टूडेंट लेवल से ही स्टूडेंट्स को ही एजेंट फॉर चेंज बनाना चाहिए। लर्नर का नेचर क्या होगा? स्टूडेंट्स जो है वो क्रिटिकल एलिमेंट हैं सोशल चेंज लाने के लिए। स्टूडेंट्स जो है वो कैपेबल हैं कि वो इनिशिएट करें और चेंज के प्रति अडेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाते हो, बड़े होते जाते हो, आप अडेप्ट नहीं करना चाहते चेंज के प्रति, आप वैसे ही रहना चाहते हो, रिजिड होते जाते हो कंपैरेटिवली। ओके, अगर नहीं हो, मतलब मोस्टली की बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जो बुढ़ापे में भी चेंज के प्रति अडेप्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो कैपेबल हैं इनिशिएट करने के लिए चीजों को, और इजीली अडेप्टेबल हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर उनको अप्रोप्रिएट अडल्ट्स जो है, मतलब बड़े या सही तरीके के मॉडल, रोल मॉडल अगर उनको मिले, सो वो डेफिनेटली इनिशिएट करेंगे चीजों को और चेंज के प्रति अडेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स ही सोसाइटी का फ्यूचर हैं, इसलिए स्कूल्स शुड एजुकेट देम नॉट बाय ओनली बाय स्टैंडर्ड्स, बट इस तरीके से हमें उनको बड़ा करना है, एजुकेट करना है कि वो सोसाइटी की हेल्प कर पाए। करिकुलम की बात करें तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स आपके करिकुलम में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आपको सिविक एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, यानी सोसाइटी से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ भी। अपॉर्चुनिटीज जो है स्टूडेंट्स के लिए टू गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो किसमें? इन स्टडिंग रियल सोशल प्रॉब्लम एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज, यानी सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में बात करना, उन सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, उनके बारे में पढ़ाना और एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना बच्चों को। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज स्कूल के करिकुलम में मेंशन होनी चाहिए कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, क्योंकि जो भी होगा करिकुलम में मेंशन वही फिर हम फॉलो करवाएंगे आगे चल के, राइट। तो स्टूडेंट्स कंसीडर सोसाइटल प्रॉब्लम्स सच अ प्लेस ऑफ एथिक्स इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो आप जो हैं, जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो, या इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो, तो ये सोसाइटल प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स कंसीडर करें। इस तरीके की चीजें आपको करिकुलम में ऐड करनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या रहेंगे? सो आपको कोऑपरेटिव लर्निंग सिखानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिकली इंडिविजुअल को भी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलना चाहिए और उसी तरीके के मेथड्स आप इस्तेमाल करेंगे।
एक्टिव लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे। एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ स्कूल, तो जो बाहर जाके, क्योंकि हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की भी तो बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी में निकले, वहां पे एक्टिविटीज करवाएं, सोसाइटी को, कम्युनिटी को भी इंक्लूड करें, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में हमें इस्तेमाल करनी है। स्टूडेंट्स जो है वो कम्युनिटी में भी जाके टाइम स्पेंड करें ताकि वो वहां की प्रॉब्लम्स भी समझ पाएं। बिकॉज मान लो आप कहीं घर लेना चाह रहे हो, लेकिन उसी कॉलोनी में आप कहीं ना कहीं रेंट पे भी रहे हो, तो आपको ये पता होगा क्योंकि आप वहां रहे हो, तो वहां की प्रॉब्लम्स, वहां के लोग, वहां की सिचुएशन आपको पता होंगी, राइट। अगर आप कहीं बिल्कुल ही आउटसाइड द वे जाके कहीं और ही बाहर जाके मकान खरीद लेते हो, तो आपको पता ही नहीं है, ना वहां की प्रॉब्लम पता है, ना वहां के लोगों का बिहेवियर आपको अच्छे से पता है, तो वो चीजें आपको नहीं पता, राइट। तो इसलिए स्टूडेंट्स भी जब कम्युनिटी में जाएंगे तभी उन चीजों को सीख पाएंगे और वहां पे देख पाएंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनसे डील किया जाना चाहिए। would analyze research and link issues to place in the community and larger society, तो आपको रिसर्च करना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, उनको एनालाइज करना चाहिए और जो भी इश्यूज हैं उनको लिंक करके आप ये देखिए कि कम्युनिटी में या लार्जर सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। सो इस तरीके के रिसर्च मेथड्स आप इस्तेमाल करेंगे, जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं जो कि एनालाइज करें क्या क्या चीजें हो रही हैं। टेक एक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्लानिंग फॉर चेंज, तो जो भी इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं आप इस तरीके से उनको बनाइए कि आप पर्टिकुलरली उस चीज के प्रति एक्शन ले जो सोसाइटी में हो रही है और रिस्पॉन्सिबल हो प्लानिंग के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरीके की रहेगी, टीचर और स्टूडेंट जो हैं वो एग्जामिन करें और क्वेश्चन करें जो सोशल इश्यूज हैं या फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। तो ये क्लासरूम इस तरीके से आपको क्लास दिखनी चाहिए। ऑर्गेनाइज करें आप क्लास को एक क्लासलेस सोसाइटी की तरह, मतलब एक क्लासलेस होना चाहिए जो अपना क्लासरूम है। ऐसा ना हो कि आप जो है या तो मतलब जेंडर बेस्ड, सेक्स के बेस पे या रेशियल बेसिस पे या क्लास या कास्ट, इस बेसिस पे ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए। तो एक क्लासलेस, नॉन सेक्सिस्ट और नॉन रेशियल मैनर में आपको क्लास को ऑर्गेनाइज करना है। लेस एम्फेसिस ऑन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड मोर ऑन द मोर फोकस किस पे, कम्युनिटी बिल्डिंग पे। तो कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस देना है, मैनेजमेंट कंट्रोल पे कम फोकस देना है। तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए आपका क्लासरूम। एटमॉस्फेयर जो है वो promotes analysis, criticism, research would best describe the classroom environment, यानी डिस्कशन हो, आप चीजों को एनालाइज करें, क्रिटिसाइज भी करें अगर कहीं गड़बड़ है तो, और रिसर्च करें उसके बारे में, क्योंकि आप जब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे तभी एक बेहतर क्लासरूम का एनवायरमेंट बन पाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डिफरेंसेस इन वर्ल्ड व्यू वुड बी एनकरेज्ड एंड रेनफोर्स्ड। सो अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है पॉइंट ऑफ व्यूज में, सो ऐसा ना हो कि आपके मतलब टीचर के अगेंस्ट कोई बच्चा बोल रहा है आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू चुप ही करवा दें। तो जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप क्या मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डिफरेंसेस पे फोकस होना चाहिए और आप उनको एनकरेज करेंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है तो भी आप उसको एनकरेज कीजिए, ठीक है। असेसमेंट कैसे रहेगी, स्टूडेंट्स हैव द एबिलिटी टू थिंक इन क्रिटिकल टर्म्स, कि उनके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्किल डेवलप हुई है नहीं हुई, आप वो असेस कीजिए, ठीक है। अपोज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शुड ओनली मैंडेटेड बाय इफ मैंडेटेड बाय लोकल, स्टेट और फेडरल अथॉरिटीज। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनका अपोज कीजिए, बिकॉज सबके लिए सेम चीजें नहीं हो सकती। आप एक बार देखिए हर इंडिविजुअल अलग है, तो उसके लिए असेसमेंट भी उसी तरीके से होनी चाहिए। टीचर का क्या हाल रहेगा जी, टीचर भी विलिंग तो होने चाहिए कि वो जो जो चीजें चल रही हैं वो एंगेज हों उसमें। क्रिटिसाइज एंड इवेल्युएट वर्क कंडीशंस एंड एक्सटेंड एजुकेशनल रोल आउटसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड दी क्लासरूम आएगा ये, ठीक है। सो आप जो भी चीजें क्लासरूम में हो रही हैं उनको अच्छे से, वर्क कंडीशंस जो हैं उनको क्रिटिसाइज करें, इवेल्युएट करें, और जो भी एजुकेशनल रोल है आपकी वो आउटसाइड द क्लासरूम भी आप उनको थोड़ा सा निभाएं, एक्सटेंड करें। कंफर्टेबल होने चाहिए आप कॉन्स्टेंट चेंज के साथ, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत टाइम तक सिलेबस चेंज नहीं होता तो टीचर्स जो है वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो बदलाव के प्रति रेजिस्ट करते हैं। जैसे मान लो आजकल टेक्नोलॉजी अपडेशन चल रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या स्मार्ट क्लासेस, तो बहुत सारे टीचर्स तो ये भी सोचते हैं कि अच्छा मेरे 1-2 साल ही तो पढ़े रिटायरमेंट की, क्या ही अब कर लूंगा, जैसे पढ़ाए वैसे ही पढ़ा लेते हैं। सो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब चेंज के प्रति टीचर्स भी अडेप्टेबल होने चाहिए। डिसलाइक करें स्टेटस क्वो को एंड व्यूज स्कूल एज अ पर्टिकुलर कल्चर इन इवोल्यूशन। विलिंग हो एंगेज होने के लिए, अलायंस फॉर्म करें कम्युनिटी के साथ, पेरेंट्स के साथ, ताकि स्कूल को और बेहतर बनाया जा सके।
सो ओवरऑल अगर बात करें तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो फिलोसफी है वो सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कर रही है, और वो भी बिलीव कर रही है कि स्कूल कॉलेज जैसे यूथ के द्वारा अटेंड किया जाता है ना, और यूथ ही कल को जाके क्या बनेंगे, अडल्ट बनेंगे, तो कॉमन वैल्यूज हो जाएंगी सबकी। इसलिए हमें स्कूल लेवल से ही चीजें बच्चों में रिकंस्ट्रक्ट करनी चाहिए और हर एक जनरेशन में वो ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाएंगी। करिकुलम भी एक कंटेम्प्रेरी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एजुकेशन को सपोर्ट करे। सब्जेक्ट्स जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। देयर शुड बी अ स्कोप इन करिकुलम क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी। सो आपको घूम फिर के सोसाइटी के आसपास चीजें नजर आएंगी, जो जो चीजें गलत हो रही हैं उनको आप रिफॉर्म करते जाइए, अच्छे से स्क्रूटनाइज कीजिए, जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं या जो भी इश्यूज हो रहे हैं सोसाइटी में उनको अच्छे से एनालाइज करना, उनके बारे में बात करना और क्रिटिकली उनको एग्जामिन करना। सो ये साइंसेज के साथ साथ प्योर साइंसेज की बजाय ये सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, बेसिकली जो चीजें कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है साइंसेज की बजाय। फोकस किस पे है, इंडिविजुअल के सेल्फ रियलाइजेशन और फ्रीडम को डेवलप करने पे, ताकि हम जो सोसाइटी में रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो सोसाइटी का कंट्रोल है उससे लोगों को लिबरेट कर पाए। सो घूम फिर के आपको नजर आ रहा होगा कि हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं सोसाइटी में जो जो चीजें हैं और उसमें बदलाव जो है वो कंटिन्यूटी में लाना चाह रहे हैं। ओके जी, सो ये हो गया रिकंस्ट्रक्शनिज्म का टॉपिक हमारा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, समझ आ गया है तो भी फीडबैक दे दीजिएगा कि समझ आ गया है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए।